नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। थर्मल फिजिक्स में आज का लेक्चर हमारे पास है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखेंगे, किस तरीके से हम वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को इंडिकेटर डायग्राम पर डिपिक्ट कर सकते हैं। जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस को किस तरीके से डिपिक्ट करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस को किस तरीके से, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, इन सभी प्रोसेस को हमको इंडिकेटर डायग्राम पर शो करना है। ठीक है। एंड देन एट लास्ट वी विल सी क्वेश्चन। तो दो कुछ क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है ना, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था थर्मल फिजिक्स के, कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है ना, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, दो तरीके से। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, कि जो प्रोसेस है किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरा बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी डेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, प्रॉपर्टी डेट रिमेन कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब देखो मेरा ये है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ाया था आपको कि बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो हम पढ़ना चाहते हैं आज के लेक्चर में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसके बेसिस पर यदि हम क्लासीफाई करें, कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम डेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कौन सी प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट रह रही है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, उस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। समझ में आई बात। ठीक है। अब भाई प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी एक्सचेंज हो ही नहीं रही है वो कांस्टेंट है। तो ये सारी जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट है या नहीं है, तो कौन सा कांस्टेंट है उस बेसिस पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का नाम होता है। उन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हमको इंडिकेटर डायग्राम पर डिपिक्ट करना है। ठीक है। तो इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन प्रोसेस का, किसका, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट पर, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब कैसे, अब देखो यदि हम आइसोबैरिक प्रोसेस की यदि बात करें तो आइसोबैरिक का देखो बार का मतलब क्या होता है, प्रेशर से, आइसो कॉन्स्टेंट। तो यदि प्रेशर जो है कॉन्स्टेंट रहे थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो वो हमारे पास क्या प्रोसेस होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। अब देखो जैसे प्रेशर वॉल्यूम इंडिकेटर डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया मेरे पास। अब मैं यदि इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो देखो क्या होगा, मान लो यहाँ वॉल्यूम क्या हो गई मेरे पास, V1 है, तो V1 वॉल्यूम हो गई, प्रेशर P हो गया। यदि मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मान लो यहाँ वॉल्यूम क्या हो गई, V2, इसके कोऑर्डिनेट V2, P है ना। इसकी बात करूं तो V3, P। देखो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर क्या है मेरे पास, कांस्टेंट रह रहा है। यही आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। एग्जांपल क्या, हीटिंग गैस इन सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन। अब मान लो मेरे पास कोई मूवेबल पिस्टन हो गया, ये मेरे पास सपोज कोई सिलेंडर है, इसमें सिर्फ पिस्टन लगा हुआ है ना, यहाँ पर सपोज क्या है, गैस है मेरे पास। ठीक है, तो जब मैं नीचे क्या करूँगा, हीट प्रोड्यूस मतलब हीटिंग करूँगा इसका, तो देखो मैं ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लगा रहा, ऊपर से क्या है, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। समझ में, मैं बाहर से कोई प्रेशर यहाँ नहीं लगा रहा। समझ में। तो जब मैं इसको हीट करूँगा, ठीक है ना, समझ में आया, तो देखो क्या होगा, गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना। अब मान लो देखो पहले यहाँ था, अब पिस्टन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। समझ में आया। अभी भी इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, बाहर से मैं कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है। एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ भी पहले भी P लग रहा था, यहाँ भी P लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आया, क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है। तो देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर क्या रह रहा है मेरे पास, कॉन्स्टेंट है। इसी को हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, बात करते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस, या जिसको आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस भी बोलते हैं। यदि वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम वर्टिकल लाइन से डिपिक्ट करते हैं इंडिकेटर डायग्राम पर। अब देखो जैसे ये हो गया, है ना। अब हम देख सकते हैं देखो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम हो गया मान लो V। ठीक है, तो ये वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज। अब देखो यदि मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, V, प्रेशर मान लो क्या है, P1। तो देखो ये क्या होगा, प्रेशर यहाँ P1। मैं इस पॉइंट की बात करूँ, मान लो यहाँ क्या है, प्रेशर P2। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, V है, और देखो प्रेशर क्या हो गया, P2। तो देखो वॉल्यूम क्या है, सेम, प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज। समझ में आया। तो वॉल्यूम यदि सेम है तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। एग्जांपल के लिए हीटिंग अ गैस इन अ सील्ड रिजिड कंटेनर। अब देखो कंटेनर, आप रिजिड कंटेनर कहने का मतलब क्या है, अब मेरे पास सपोज कोई कंटेनर मैंने ले लिया, ठीक है, समझ में आया। तो ये काफ़ी रिजिड है, क्या है, रिजिड है। इसका जो बॉडी है ना, वो एक्सपेंड नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, एक्सपेंड नहीं हो रहा। ये वॉल्यूम जितना, अब जैसे इसको थोड़ा सा ना बेटर एग्जांपल के लिए हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास एक क्यूब ले लिया मैंने, है ना, ठीक है,
ये क्या बिल्कुल आयरन का बॉक्स हो गया, आयरन बॉक्स हो गया। अब इसके अंदर क्या है, गैस है, ठीक है, समझ में आया। तो वॉल्यूम क्या है उसका, मान लो V वॉल्यूम है। अब मैं बेशक इसको क्या कर दूँ, यहाँ से हीट दे रहा हूँ, हीटिंग कर रहा हूँ, तो जो गैस है ना वो अंदर ही रहेगा मेरे पास। पहले भी वॉल्यूम V था, अभी वॉल्यूम V है, क्योंकि क्या है, आयरन बॉक्स है, ये काफ़ी रिजिड कंटेनर है, एक्सपेंड नहीं होगा ये। जब एक्सपेंड नहीं होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, और जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगी तो यानी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा मेरे पास, ठीक है, समझ में आया। बात करते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस की। नाम से ही पता चल रहा है, यदि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो ड्यूरिंग द प्रोसेस तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। इसको हम किस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, कर्व्ड लाइन से PV डायग्राम पर, और ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन शो करता है। अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे, देखो हम जानते हैं आइडियल, आपने 11th क्लास में PV = nRT पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट, रिडरबर्ग ये भी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो PV क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, मान लो K आ गया, है ना, समझ में आया। अच्छा, तो P मेरे पास क्या आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना V के, समझ में आया। तो ये है, तो इसीलिए देखो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो मेरे पास ग्राफ कैसे आएगा, ये आएगा, है ना। ऐसे ही तो होता है, वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ मेरे पास कैसे आएगा, ठीक है, यही तो आएगा, समझ में आया। तो ये मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, स्लो कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ परफेक्टली कंडक्टिंग सिलेंडर। कोई कंडक्टिंग सिलेंडर है ना। अब मान लो कंडक्टिंग सिलेंडर कहने का मतलब, अब देखो यहाँ पर अब कंडक्टिंग है तो यानी बाहर से भी उसमें कुछ ना कुछ हीट आ रहा है ना, बाहर से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यदि मान लो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से प्रेशर बढ़ा देता हूँ, है ना, प्रेशर इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो वॉल्यूम कम होगा नहीं, तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब यदि मैं अब क्या करता हूँ इसको कि ऊपर से प्रेशर कम कर दो, ये जैसे तुम प्रेशर हटा दोगे, है ना, मान लो कुछ रखा हुआ है इस पर, तुम जैसे इसको हटाओगे वो ये फिर से ऊपर की तरफ पिस्टन मूव करने लगेगा, ठीक है ना, यानी अब एक्सपेंड करने लगेगा, पहले कंप्रेस कर रहा था। तो वो ये स्लो कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ अ परफेक्टली कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। बात करते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया था, यदि आप ध्यान से समझो। देखो यदि हीट का एक्सचेंज नहीं होता है ना सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है, मान लो मेरे पास ये कोई सिस्टम है, समझ में आया, और ये मेरे पास क्या होगी, सराउंडिंग होगी। तो इन दोनों के बीच में यदि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी जो चेंज इन हीट है ना डेल क्यू, वो जीरो है, समझ में आया, चेंज इन हीट क्या है, जीरो है, तो उस केस में जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। या दूसरे शब्दों में कहूँ थर्मल इंट्रैक्शन ही नहीं है ना, ये बाउंड्री जो है एडियाबैटिक बाउंड्री है मेरे पास, क्या है, एडियाबैटिक बाउंड्री है, कोई थर्मल इंट्रैक्शन नहीं है, कुछ जब सिस्टम का सराउंडिंग से कुछ इंट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। अब इसको क्लोज एडियाबैटिक प्रोसेस का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है ना, जैसे बोतल होती है ना, ठीक है ना, तो कुछ बोतल ऐसी होती है जिसमें कुछ समय के लिए पानी जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस ही है। मान लो तुमने सपोज इसमें टी डाल दी, ठीक है, तो टी का टेम्परेचर इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस था, तुमने 3 घंटे बाद देखा वो मान लो अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस है। नहीं तो जनरली होता क्या है, कम होना चाहिए, लेकिन एडियाबैटिक वोल्स हैं तो यानी हीट ना बाहर जा रही है ना अंदर जा रही है, समझ में आया। तो इट इज़ डिपिक्टेड एज अ स्टीपर कर्व कंपेयर्ड टू आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन द PV डायग्राम। आप यहाँ से देख सकते हो तो स्टीपर कर्व होता है, यानी स्लोप जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो ये मेरे पास तो आइसोथर्मल मैंने आपको समझाया था, है ना, आइसोथर्मल का कर्व प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले, ये जो होता है आइसोथर्मल कर्व। और यदि स्लोप मेरा थोड़ा सा और स्टीप हो जाए, ये स्लोप हो जाए, ये मेरा क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो एडियाबैटिक इक्वेशन जो होती है मेरे पास ये होती है, ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ है, ये खैर हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ सकते हो जितना मैंने बताया, हम इंडिकेटर डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्लोप क्या होता है एडियाबैटिक का, स्टीपर होता है एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल, समझ में आया, ठीक है ना। और ये एग्जाम में आपसे पूछता है, ये बात छोटी सी एक सिंपल लाइन नहीं लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, ये आप चाहे आप IIT का एग्जाम उठा के लिख लो, 11th में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आप उठा के देख लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो एडियाबैटिक जो स्लोप होती है वो ज़्यादा होती है आइसोथर्मल की कंपैरिजन में, या मैं कहूँ स्टीपर कर्व होता है एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो रैपिड कंप्रेशन और एक्सपेंशन सच एज अ पिस्टन मूविंग क्विकली। अब जो रैपिड कंप्रेशन और एक्सप्रेशन होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि सिस्टम का कि भाई बाहर से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है, कंप्रेशन और एक्सप्रेशन हो रहा है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। जनरली ये प्रैक्टिकल केस नहीं है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, समझ में आया, कुछ ना कुछ हीट सिस्टम के साथ सराउंडिंग के साथ सिस्टम की होती ही है जनरली, ठीक है, ये आइडियल केस मैंने आपको बताया। बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। तो साइक्लिक प्रोसेस विच ओकर्स व्हेन द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपनी उसी स्टेट में आ जाता है अलोंग एनी
पाथ, ठीक है ना, डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज्ड लूप ऑन एन इंडिकेटर डायग्राम। अब मान लो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी, तो वाया ए पाथ एक सिस्टम गया, एक प्रोसेस हुआ। अब देखो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ा, है ना, मैं सपोज ऐसे मूव कर रहा हूँ तो प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम के साथ, है ना, तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ बढ़ा, देखो तो प्रेशर वॉल्यूम, ये मेरे पास पी हो गया, ये वी, तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है ना, फिर घट रहा है प्रेशर वॉल्यूम के साथ। यहाँ में इस स्टेज में आ गए, तो यदि मैं फिर से क्या करता हूँ, अपना जो वॉल्यूम है डिक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम फिर डिक्रीज़ करता हूँ, प्रेशर बढ़ने लगा और मैं अपने उसी स्टेज में आ गया। समझ में आया, वाई डिफरेंट पाथ, ये पाथ ए हो गया, ये पाथ बी होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि वर्किंग सब्सटेंस ऑफ अ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग साइक्लिक ऑपरेशंस, तो जो वर्किंग सब्सटेंस होता है ना हीट इंजन्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, वो कंटिन्यूस कंप्रेशन, ठीक है ना, और एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, तो वो इसी स्टेज में चलता है और वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, तो उस वही होता है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आई बात। इनके बारे में धीरे धीरे हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, वो वैसे काफ़ी सिंपल है, कुछ भी टिपिकल है नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया, जब हम कार्नोट इंजन वगैरह पढ़ेंगे कि कार्नोट इंजन में किस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस काम करता है ना, कि इस इंजन अपने उसी स्टेज में आ जाता है वर्क परफॉर्म करने के बाद, ताकि एफिशिएंसीज को मैक्सिमम मिले। समझ में आया। बात करते हैं हम अब क्वेश्चंस की, तो 2 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला है हमें वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम बनाना है परफेक्ट गैस के लिए, ठीक है। तो पहला केस है आइसोबैरिक एक्सपेंशन। तो हम आइसोबैरिक एक्सपेंशन एक प्रोसेस हो गया, उस प्रोसेस का हमें वीटी ग्राफ बनाना है और प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बनाना है। समझ में आया। तो अब देखो, तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो गया, तो वीटी ग्राफ है, काफ़ी सिंपल है। देखो सिंपली क्या करना है, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया हमारे पास। अब आप ध्यान से देखो, तो परफेक्ट गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तो होता है हमारे पास, होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, तो हमें वी टी ग्राफ बनाना है, तो क्या आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, तो मैं पहले वी टी ग्राफ बनाना चाहता हूँ। देखो आइसोबैरिक का मतलब है प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो देखो प्रेशर तो मेरे लिए होगा कॉन्स्टेंट, तो देखो मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो एन कॉन्स्टेंट, रीडरबर्ग कॉन्स्टेंट, पी कॉन्स्टेंट, तो ये चीज़ तो मेरे लिए पूरी कॉन्स्टेंट होगी, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। समझ में आया। तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगी, तो ये तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, तो इसका ग्राफ तो सिंपली यही आएगा ना। समझ में आया। तो देखो ये आ गया वी टी ग्राफ हो गया। समझ में आया। अब आइसोबैरिक एक्सपेंशन में वी टी ग्राफ तो बना लिया, अब हम बनाएंगे क्या, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है। समझ में आया। अब देखो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, तो वही इक्वेशन देखो, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एन आर टी, तो प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है ना। समझ में आया। प्रेशर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो देखो अब ग्राफ क्या बनाना है, पी और टी, देखो ये पी हो गया, ये टी हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर कांस्टेंट है, देखो प्रेशर सेम रह रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर क्या रह रहा है, सेम, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी मेरे पास। समझ में आ गया। अब देखो पहला पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन की। समझ में आया। अब देखो एक्सपेंशन में ना टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझ में आगे बात। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन हमें करना है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में भी हमने वीटी ग्राफ बनाना है, पीटी ग्राफ बनाना है। समझ में आया। अब देखो ये हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो ये मेरे पास वीटी ग्राफ हो गया और ये मेरे पास पीटी ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखो जब हम आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो देखो आइसोथर्मल कह रहा है, नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये पूरी की पूरी जो मेरे पास है टर्म क्या होगी, कांस्टेंट। आइसोथर्मल है ना, कांस्टेंट हो गया। समझ में आया। वीटी ग्राफ बनाना है, तो मैं इसको कैसे, देखो वो पहला केस, सॉरी, हम आइसोथर्मल कंप्रेशन है ना हमारे पास, तो देखो वीटी ग्राफ हम जब बनाएंगे तो ये मेरे पास वी हो गया, ये क्या हो गया, टी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो ये टेम्परेचर देखो यहाँ कांस्टेंट है, तो कंप्रेशन करेंगे तो कुछ इनिशियल वॉल्यूम होगी और ये यहाँ पे फाइनल, तो एरो देखो इसी तरीके से लगा हुआ है। समझ में आ गई बात, ठीक है, कोई डाउट है। पीटी ग्राफ यदि हम बनाएं, तो देखो पीटी ग्राफ के लिए कैसे करना पड़ेगा, तो थर्मल पीटी, देखो ये प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, तो आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। समझ में आया। तो जब टेम्परेचर यदि कांस्टेंट होगा, तो जब हम कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या केस बनेगा, तो हम कंप्रेस करने पे प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है ना, कंप्रेस कर रहे हो ना, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया मेरे पास। समझ में आया। और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास सपोज P1 था, यहाँ पर मेरे पास क्या था, P2, तो ये कंप्रेशन केस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंशन था तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी। समझ में आगे बात। तो ये चीज़ें हैं,
तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। बात करते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम के अपने क्वेश्चन की। द फिगर शोज टू आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2 रेस्पेक्टिवली। बाय इंस्पेक्टिंग द कर्व डिटरमाइन विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज हायर। तो देखिए आइसोथर्मल है, आइसोथर्म है, दो आइसोथर्म बने हुए हैं ना, अब मैंने बताया था आपको कर्व्ड होते हैं पीवी डायग्राम पर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज हायर, हायर कौन सा टेम्परेचर है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अब मान लो देखो मैं यहाँ पे ना एक प्रेशर ले लेता हूँ P, है ना, ऐसे एरो डाल लिया, तो ठीक है ना, ये टेम्परेचर T1 है, इसके लिए मान लो वॉल्यूम V1 है, ये टेम्परेचर T2 है, इसके लिए वॉल्यूम क्या मान लो V2 है। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, समझ में आया। तो प्रेशर मैंने क्या ले लिया, कॉन्स्टेंट लिया है ना, समझ में आ की बात। या मैं इसको देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो मैं ना फर्स्ट केस के लिए यदि लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, देखो प्रेशर, ठीक है ना, और उसके लिए टेम्परेचर कितना है T2 और वॉल्यूम कितना है V2। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यदि मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो V2 अपॉन में V1 और ये T2 अपॉन में T1, है ना, ये तो आएगा दोनों को डिवाइड करने के बाद। या मैं ये रिलेशन कैसा है, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा। तो वॉल्यूम ज़्यादा किसका है, V1 ज़्यादा है, तो टेम्परेचर भी T1 ज़्यादा होगा, यानी T1 टेम्परेचर ज़्यादा है T2 से। तो ये हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा था, विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज हायर। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलता है अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।